हेलो एंड वेलकम टू होप तो शांत यादव। आज 21 जून 2022 द हिंदू के न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन में एक न्यूज़ है, इंडिया फेसेस नियर टर्म चैलेंजेस फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो समझेंगे इस न्यूज़ आर्टिकल को। और हम यहाँ पर अगेन वही चीज़ जो मैं आपको रोज़ बार बार बोलता हूँ, आप बोर हो जाएंगे इस बात से, बट आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम थिंग आउट ऑफ न्यूज़पेपर। किस तरह से चीज़ों को इस तरह से पढ़ें, क्योंकि सब चीज़ वही पढ़ रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड आप इस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। आप जितना जल्दी मेरे बातों को एब्जॉर्ब करेंगे अपने माइंड में, द ब्रेन विल फंक्शन लाइक दैट। तो आप इस चीज़ों को समझिए, ये एटीट्यूड डेवलप कीजिए। आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन रीडिंग न्यूज़पेपर इटसेल्फ। आई हैव टोल्ड यू दिस मल्टीपल टाइम्स, आई विल टेल यू अगेन एंड अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। और अगर आपने ये आर्ट सीख ली तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको मज़ा आने लगेगा अचानक से, और आप देखने लगोगे कि आप जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वो काम आ रही हैं आपके, क्योंकि आप उससे एक बेहतर आंसर भी लिख पाओगे, उससे आप प्री के क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। समझते हैं, इंडिया फेसेस नियर टर्म चैलेंजेस फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसीलिए मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाता हूँ, समझिए। एक न्यूज़ आर्टिकल से मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं। लोग कहते हैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा देंगे भाई, तो आप क्या करोगे? मैं आपको स्पून फीड तो कर नहीं रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ और मेरे ऊपर डिपेंडेंट बनने के लिए तैयार रहते हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट आई एम मेकिंग हियर। इंडिया फेसेस नियर टर्म चैलेंजेस फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर इकॉनमी के भारी भारी कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जो कि बड़े सरल कॉन्सेप्ट हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इन्हें हम ट्विन डेफिसिट भी कहते हैं बाय द वे, अगर आपको ना पता हो। इन्फ्लेशन क्या होता है, साथ में ये फिजिकल स्लिपेज क्या होता है, फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, पेंटअप एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये सब चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इकॉनमी में इंपॉर्टेंट बैकवर्ड लिंकेज क्या है, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दीज कीवर्ड्स इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी हो सकता है, इन्फ्लेशन को हम मेजर कैसे करते हैं, सीपीआई से कंबाइन से करते हैं क्या, या हम डब्ल्यूपीआई से करते हैं, या हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ करते हैं, एंड विच इज़ बेटर इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लेशन। भाई ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या है, इंपोर्टेड है, एक्सपोर्टेड है, इन्फ्लेशन होता क्या है, किससे मेजर कर रहे हैं, कौन मेजर कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में यूँ घूमनी चाहिए। तभी आपका वो चीज़ रिवाइज भी होगा, साथ में वो चीज़ें आपको याद रहेंगी और चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे आप। यहाँ पर आप एकदम सीबीआई बनना है, आपको इन्वेस्टिगेटिव मोड में काम करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करोगे तभी एनालिसिस कर पाओगे, तभी अंदर बातें आप समझ पाओगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, डेप्रीशिएशन एप्रीशिएशन क्या होता है, एंड डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन क्या होता है, ये दोनों के बीच में अंतर क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिजिकल स्लिपेज क्या होता है, एंड फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है। ये फिजिकल स्लिपेज किस बात का नाम है भाई, ज़रा कॉमेंट बॉक्स में हमें करके बताइए इस चीज़ को। तो ये बड़े इकॉनमी के यहाँ पर टर्म्स यूज़ हुए हैं, एंड आई होप कि ये टर्म्स आपको सारे आते हैं, क्योंकि इकॉनमी के फुल कोर्स में मैंने पढ़ा रखे हैं, जो कि यूट्यूब पर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आई एम गिविंग यू 1000 रुपीज़ ऑल्सो, कि अगर आपने पूरा कोर्स किया, आपको लगा कि आपका टाइम बर्बाद हो गया, तो आप बिना पैसे दिए मुझसे 1000 रुपये लेकर जाओ, लेकिन आप पढ़ो, पहले समझो चीज़ों को, समझ में आएगी, गारंटी मेरी है। लेकिन आप करना चाहोगे तभी ये चीज़ हो पाएगी। आप बात समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझनी जरूरी है, बैकवर्ड लिंकेज में कॉन्सेप्ट क्या है कि रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ये अकाउंट दोनों गवर्नमेंट के समझ में आने चाहिए, और बड़ा इजी लैंग्वेज में मैंने समझा भी रखा है यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 में, कि रेवेन्यू अकाउंट का क्या मतलब है, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है। और कैपिटल अकाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन द फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर, नई रोड, नई बिल्डिंग, नई कोई नया चीज़ बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ का, यानी रोड का अगर हम उनका मेंटेनेंस करवाएंगे, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज़ डेवलपमेंटल इन नेचर। तो ये पूरी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जब लोन देती है तो वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जब किसी से लोन ग्रांट लेती है, ग्रांट देती है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर है। आई हैव टोल्ड यू ऑल अबाउट रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इन माई कोर्स, यू कैन रेफर दैट। समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ आर्टिकल की, कि ये बोलना क्या चाह रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलना चाह रहा है कि इंडिया फेसेस नियर टर्म, नियर टर्म मीन्स शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। नियर टर्म मतलब अभी कुछ समय में जो शॉर्ट टर्म में होगा, वो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो इंडिया, मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म चैलेंजेस फेस कर रही है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलता है, लेकिन इंडिया इज़ ऑल्सो बेटर प्लेस्ड इन कंपैरिजन टू अदर इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर हम देखें बाकी इकॉनमीज को कंपेयर करें तो इंडिया की पोजीशन तब भी बेहतर है, ऐसा ये बोल रहे हैं। साथ में ये भी बोल रहा है मिनिस्ट्री कि फिजिकल डेफिसिट टारगेट जो है, अपसाइड रिस्क है उनके ऊपर, क्योंकि अभी हमने एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल एंड पेट्रोल को कट किया है, तो फिजिकल जो है डेफिसिट जो है वो हम क्रॉस भी कर सकते हैं, या हम उस फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को मीट भी ना कर पाएँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम हो गया है। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट बाय द वे, गवर्नमेंट का अगर ये तिजोरी है,
ये फिस्कल है, राजकोष है, तो यहाँ पर कुछ रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट कुछ एक्सपेंडिचर करती है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, मान लीजिए 100 रुपये का रेवेन्यू आया, 120 रुपये का एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये जो 20 रुपये का गैप है यही तो डेफिसिट है। और ये 20 रुपये का ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ कैसे? कहीं ना कहीं से लोन लेकर बोरो करके लेकर आए होंगे, तभी 20 रुपये का ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्या है? बाय लॉजिक आप भी यही करते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये आ रहे हैं, आप 120 रुपये का एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो 20 रुपये कहीं ना कहीं से बोरो करके लाओगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज करोगे कैसे? दैट मीन्स कि दिस इज डेफिसिट, 20 रुपये का डेफिसिट है, एंड दिस डेफिसिट हैज़ टू बी फाइनेंस्ड बाय समवन। यानी आप लोन लेकर आओ, कहीं से भी कुछ भी लेकर आओ, वो 20 रुपये कहीं से आने चाहिए। यानी डेफिसिट को हमेशा फाइनेंस जरूर किया जाता है। और डेफिसिट कई तरीके के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और एक तरह का डेफिसिट होता है जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है, और अगर आपने एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल एंड पेट्रोल कट किया तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू कम हो गया। रेवेन्यू कम हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो गैप बढ़ता चला जाएगा, यानी डेफिसिट बढ़ता जाएगा। तो मिनिस्ट्री फ्लैग्स अपसाइड रिस्क टू फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉलोइंग द कट्स इन द एक्साइज ड्यूटी ऑन डीजल एंड पेट्रोल। आई होप पहले आप हेडिंग समझ गए। अब यहाँ पर अगर किसी भी इकॉनमी की आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक, यानी आप समझिए इस चीज़ को कि इकॉनमी के हेल्थ को इंडिकेट करने वाले कुछ इंडिकेटर होते हैं। जैसे आपकी हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए कई इंडिकेटर होते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, कैल्शियम कितना है, विटामिन कितना है, विटामिन डी का क्या लेवल है, ये सारे आपके इंडिकेटर हेल्थ के। तो इकॉनमी की हेल्थ को कैसे मेजर करें, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे कि जीडीपी कैसी है, ग्रो कैसे कर रही है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, आप इन्फ्लेशन कितना है इकॉनमी में, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। दीज आर सम इंडिकेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अगर ये अच्छे हैं, ये बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, यानी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आप बात समझिए कि इंडिया को नियर टर्म में इन सब चीज़ों में दिक्कत हो रही है। इन सब चीज़ों में हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान तो बहुत तेज़ी से बढ़ा था, उसके बाद कम भी हुआ, लेकिन फिर से ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी ग्लोबल कंडीशंस कुछ ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से हमारा अगेन जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो मे बी हम क्रॉस कर जाए, मे बी, है ना, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा मैं ज़रूरी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन क्योंकि ग्लोबल ऐसी कंडीशन है, रशियन यूक्रेन वॉर चल रहा है जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है कंट्री में, और हम ऑयल का इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंपोर्ट कॉस्टली क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ एक इकॉनमी में प्रॉब्लम ये हो रही है कि कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। आप चीज़ों को कोरिलेट कीजिए यहाँ पर। अब कैपिटल फ्लाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहा है। फेडरल रिजर्व जो यूएसए का अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहा है, तो इंडिया से जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो सारा पैसा निकाल के भाग रहे हैं। इसकी वजह से कैपिटल फ्लाइट होने की वजह से हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट कर रहा है। रुपया डेप्रिशिएट करने की वजह से एक चीज़ अच्छी होती है, एक्सपोर्ट हमारे चीपर हो जाते हैं, पर इंपोर्ट कॉस्टली हो जाते हैं ना। इंपोर्ट इज बिकमिंग कॉस्टली ईयर। अगर इंपोर्ट कॉस्टली होंगे और क्रूड ऑयल कॉस्टली होगा तो हमारा पैसा जो है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है रिजर्व, वो भी कम होगा, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसे बाहर देने पड़ेंगे। साथ में एक चीज़ और होगी, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट किया आपने, तो अगर महंगा इंपोर्ट किया तो पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो होगा वो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर दो इम्पैक्ट हैं, एक तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ में हमारे पास कोई एफपीआई सब भाग रहे हैं यहाँ से, कैपिटल फ्लाइट हो रही है, तो हमारे शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट के प्राइस गिर रहे हैं, सेंसेक्स गिर रहा है, साथ में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके। और इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तभी इसने गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम की डीजल एंड पेट्रोल पे। यही रीज़न था कि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम किया जाए, तभी हो सकता है। आप इन सब चीज़ों को कोरिलेट कीजिए, क्योंकि इकॉनमी में जितना भी कुछ हो रहा है आप सब चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो इंडिया शॉर्ट टर्म चैलेंज जरूर फेस कर रही है। फिस्कल डेफिसिट, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है थोड़ा सस्टेन नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी जो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें, जो पहले के 2 मंथ हैं वहाँ पर हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए कि हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे पास है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा शेक हो रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल हैपनिंग्स, ऐसा ही कहना चाह रहा है। देख लीजिए भाई, इंडिया इज फेसिंग नियर टर्म चैलेंजेस इन मैनेजिंग इट्स फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, रिटेनिंग द इन्फ्लेशन, रेनिंग द इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन मेनली कहाँ से आ रहा है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। आप समझ गए इंपोर्टेड, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ। एंड कंटेनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। बट देन ऑल्सो our country is relatively better placed to weather these headwinds compared to the other nation, finance ministry said in its monthly economic report. I hope कि आप ये न्यूज़ आर्टिकल समझ रहे हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट की वर्ड्स जो मैंने आपको निकाल के दिए, दैट इज द बैकवर्ड लिंकेज इटसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको बताया कि क्यों हमारे रुपया का डेप्रिशिएशन हो रहा है, रुपया का डेप्रिशिएशन होने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट जो है कॉस्टली होंगे, और इंपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा
ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है, अप्रॉक्स $64.24 बिलियन का हो गया था, याद है? वो सब चीज़ें कोरिलेटेड हैं। अब मैं दोबारा उन चीज़ों पर जाकर फिर यहाँ से वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पर अगर आप लगातार मेरा न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तो इकॉनमी की सारी न्यूज़ आपको मिलती जा रही है, इकॉनमी का पोर्शन आपका छूट नहीं रहा होगा। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। इकॉनमी का कोर्स भी मैंने करवा दिया, इकोनॉमिक सर्वे भी इस बार करवा दिया, बजट भी करवा दिया, इकॉनमी के की कॉन्सेप्ट भी करवा दिए, इकॉनमी के करंट एंड कंटेम्पररी इश्यूज़ भी करवा रखे हैं, अब इकॉनमी की न्यूज़ आर्टिकल्स भी कवर करवा रहा हूँ। सब कुछ इकॉनमी का कवर हो रहा है एट वन प्लेस। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? तो यहाँ पर हम ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब ये चैलेंजेस फेस करने के बाद भी हम बेटर प्लेस्ड क्यों हैं? अगर अभी तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब आप सोच नहीं रहे हो, मतलब आप बस सिर्फ सुन रहे हो इन चीज़ों को। आप सोचो इस चीज़ को कि मैं बोल रहा हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा फिजिकल डेफिसिट हिला हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सस्टेन करना मुश्किल पड़ रहा है, इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, फिर भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिया इज़ बेटर प्लेस इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़। व्हाई आई एम सेइंग दिस? आई एम सेइंग दिस बिकॉज फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा बोलती है कि दो रीज़न है इसके। बिकॉज ऑफ आर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो स्टेबल है, और हमारा वैक्सीनेशन में जो सक्सेस मिली है जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ बेटर प्लेस। साथ में एक चीज़ और बोलते हैं कि अगर मीडियम टर्म की बात करें तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है जिसको अभी तक कोविड की वजह से जिसकी एक्टिविटीज़ अभी तक रिप्रेस थी, सप्रेस थी, अब जो दबी हुई थी, अब वो निकल के आएंगी क्योंकि वो भी अब ढेर सारा एक्सपेंशन करेंगे। तो अब पेंटअप कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव द कैपिटल फॉर्मेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री। सो आप ये बात समझिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड करेगा, और यहाँ से कैसे रिलेट कर सकते हैं आप इस चीज़ को? जीडीपी का फॉर्मूला बाय एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? C+I+G+NX। और ये आय क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स। अगर ये आय बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स बढ़ेगा, जो अभी तक दबा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई? जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन होगा, तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होगा, कैपिटल का फॉर्मेशन भी होगा। आप इन सब चीज़ों को बाय योर कॉन्सेप्ट आप इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। साथ में ये भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि हमें इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से चैलेंजेस को टैकल करना पड़ेगा, और इसके लिए एक बात और समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल स्लिपेज जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करें? हम क्या करें? हम रैशनलाइजेशन करें नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर का। व्हाट इज़ नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर? लाइक हम जो है अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, हम सैलरीज दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, सब्सिडीज़ को भी रैशनलाइज करिए। तो ये ऐसी चीज़ें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो सारी क्या है? नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनके ऊपर ध्यान दें। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक तरह का नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो यहाँ पर जो नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें आप सब्सिडीज़ को देख लीजिए। सब्सिडीज़ एक मेजर चंक है, इंटरेस्ट पेमेंट हम बहुत ढेर सारा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। समझ गए? ताकि हम अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं, नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करें, ताकि वहां पर एक्सपेंडिचर कम करें, क्योंकि रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है। क्योंकि यहां पर हमने क्या किया था? एक्साइज ड्यूटी को कट किया है, तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू कम हुआ है। तो जो हम नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करेंगे, उसकी वजह से वहां पर उस चीज़ की भरपाई हो जाएगी, जिसकी वजह से हम अवॉइड कर सकते हैं, अपना फिजिकल स्लिपेज भी अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है? तो फिजिकल स्लिपेज क्या होता है? जो हमने टारगेट रखा है उससे अगर हम स्लिप कर जाएं, आप कहीं पर चल रहे हो, स्लिप कर जाते हो, तो आगे पहुंच जाते हो, है ना? तो अगर आपने टारगेट रख रखा है कि लेट से हम जीडीपी का 4.5% हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा, तो फिजिकल स्लिपेज क्या है? आप उससे ज़्यादा चल जाओ, स्लिप हो जाओ। फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है? फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप खर्चे कम करो, यानी आप ऐसा करो कि रेवेन्यू जो आपके पास आ रहा है और जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर करो, लेकिन एक्सपेंडिचर में इफिशियंसी लाओ, ताकि एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाए, साथ में रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि आपका फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए। इसे हम फिजिकल कंसोलिडेशन बोलते हैं। आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हैं। ठीक है? और यहाँ पर मेनली यही बात की गई है कि जो इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो है इन्फ्लेशन की वजह से, क्रूड ऑयल की इस क्राइसिस की वजह से पूरे वर्ल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ में इंडिया पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है? और साथ में ये भी बोला गया कि द मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी सस्टेन इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर ऑगर्स वेल फॉर इंडिया टू कंटिन्यू टू बी द क्विकेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2022 द मिनिस्ट्री एडेड। तो मिनिस्ट्री ऐसा बोल रही है कि हमने 2 मंथ में अच्छा परफॉर्म किया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी 2022-23 में भी इंडिया इज गोइंग टू बी अ क्विकेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ आर्टिकल।
आई होप कि मैंने आपको न्यूज़ आर्टिकल में न्यूज़ तो समझाई पूरा, लेकिन इस चीज़ को आप पकड़ पाए कि ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर जो लिखी हुई है और कुछ नहीं। इकोनॉमी का अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा होता तो इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको ये सारे की टर्म्स पता होते तो प्रॉब्लम नहीं आती। तो अगर आप यहाँ से इन की टर्म्स के बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज़ गो एंड स्टडी दीज कीवर्ड्स एंड इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाइए, बिकॉज इकोनॉमी से कॉन्सेप्चुअल सवाल बहुत पूछता है अगर आपने ट्रेंड को एनालाइज किया हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इस इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करेंगे, इसमें आपका ही फायदा है, बिकॉज यू विल गोइंग टू लर्न दिस आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।